हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक चौधरी आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अभिषेक चौधरी पर। और जैसा कि हमारी बातें हुई थी, आफ्टर फेस्टिवल हम कंटेंट डालना स्टार्ट कर देंगे और आई होप कि आपने अपने फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपके सपोर्ट के लिए, और स्पेशली थैंक्स उन व्यक्तियों के लिए जो कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। चलिए, आपका वेट अब ख़त्म होने वाला है, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा पढ़ने का तरीका कंसेप्चुअल होने वाला है। हम चीज़ों को कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। टोटल 7 ही कंसेप्ट होते हैं अर्थमेटिक में। और यहाँ से यदि हमने अर्थमेटिक पढ़ना स्टार्ट करना है तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहले उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम नंबर्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि पूरा मैथ्स ही नंबर्स के बारे में होता है। तो पहले नंबर्स के बारे में जानना, और नंबर्स के बारे में जानने के लिए हम पहला ही जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो रहेगा हमारा कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। और कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम में आपको याद होगा, मैंने आपको 3 चैप्टर लिखाए थे। एक तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, दूसरा होता है एवरेज, औसत, तीसरा होता है एचसीएफ एंड एलसीएम, लैसे तथा मैसे। ठीक है, तो पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे नंबर्स फंक्शन कैसे करते हैं, क्या क्या नंबर की क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट को देखिए, इंग्लिश को देखिए, आप इंग्लिश लेटर्स को डिवाइड किया गया है, ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है। ऐसे आप हिंदी वर्णमाला को देखिए, स्वर है, व्यंजन है, स्वर को अलग अलग ह्रस्व स्वर बहुत कैटेगरियों में डिवाइड किया गया। सेम मैथ्स के साथ है, तो मैथ्स में भी नंबर्स को बहुत तरीके से डिवाइड किया गया है। तो यदि आपसे बात करें तो आपका पहला ही चैप्टर रहने वाला है नंबर सिस्टम। आप हेडिंग डाल लीजिए, रजिस्टर और पेन लेके साथ में बैठिएगा। तो यहाँ से हमारा पहला ही चैप्टर रहने वाला है नंबर सिस्टम, और उसमें जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा वही पहला पॉइंट है हमारा नंबर क्लासिफिकेशन, संख्याओं का वर्गीकरण। तो यदि संख्याओं के वर्गीकरण की बात करें तो मेनली जो हमारे पास संख्याएं होती हैं सर, वो 2 टाइप की होती हैं। 2 टाइप कहने का मतलब क्या है, हमारी जो पहले टाइप की संख्या होती है उन्हें बोलते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या है। और जो हमारे नंबर्स का दूसरा टाइप होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा सर, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रियल होते हैं, जो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका अस्तित्व है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कल्पनाओं में होते हैं। और ये जो हमारा पार्ट होता है वो 10+2 का पार्ट होता है। यदि आप 10+2 मैथ्स स्ट्रीम से किए हैं तो आपने ज़रूर इमेजिनरी नंबर को देखा होगा। होता क्या है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें, यदि आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप 2CG या CDS लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता। जितने भी हमारे एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम मोस्टली, उनमें सब में अपना जो होता है सिलेबस होता है वो 10th लेवल तक का होता है, और वहाँ पे सिर्फ हम रियल नंबर के बारे में जानने होते हैं। तो हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो रियल नंबर है, ये 10+2 का पार्ट होता है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, रियल नंबर होता क्या है। तो जैसा कि नाम से लग रहा है, वे सभी नंबर जो इमेजिन किए जाते हैं, जो कल्पनाओं में होते हैं, उसे ही इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। जैसे होता क्या, आप समझे। आप बोलेंगे यहाँ से, जैसे ये लिखा हुआ -√25, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू यदि रूट के अंदर माइनस में है, नेगेटिव है, तो वही आपका इमेजिनरी नंबर होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जैसे आप एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पे √4 लिखा हुआ है, तो क्या √4 को 2 × 2 आप रूट के अंदर लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब यदि मैं इसको बाहर लेके जाऊँगा तो क्या ये 2 का स्क्वायर होगा? आप बोलोगे 2 का स्क्वायर होता है सर, ये क्या दोनों चीज़ें बराबर है? 2 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यदि मैं आपसे बोलूँ सर -2 का स्क्वायर रूट भी कितना होता है सर, आप बोलोगे ये भी रूट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा। आप मुझे बताएं, यदि आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो उसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी, क्या वो पॉजिटिव ही रहने वाली है? बिल्कुल। इसका मतलब स्क्वायर का मतलब यही तो होता है। आप बोलोगे 2 × 2 कितना हुआ है, 4, और -2 × -2 भी कितना होता है, 4। माइनस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझिए। स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना, साइन भी सेम होगा। तो आप बोलेंगे सेम नंबर का जो सेम नंबर में मल्टीप्लाई होगा, हमेशा जो वैल्यू होगी पॉजिटिव में आएगी। तो कभी भी स्क्वायर रूट जो नंबर होगा वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये इमेजिनरी माना होता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ इमेजिनेशन में हो सकता है, रियल में नहीं हो सकता। तो यही मतलब होता है, यदि कोई भी वैल्यू आपकी नेगेटिव
रूट के अंदर नेगेटिव है तो उसको ही बोला जाता है आपका इमेजिनरी नंबर। इसको डिफाइन करने के लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है ये, जिसका नाम होता है आयोटा। इस सिंबल को बोला जाता है आयोटा। आप समझिए आयोटा की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1। थोड़ा सा इससे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यदि मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं, क्या इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, और रूट का स्क्वायर होने का मतलब रूट हट जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। यदि मैं इसका एक बार स्क्वायर दोनों साइड कर देता हूँ, इसका भी और ये भी दोनों साइड में स्क्वायर कर दें, तो ये आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा की पावर हो जाएगी 4, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, +1। तो यहाँ से आप ये चीज़ समझिए, यदि आपको आयोटा की वैल्यू +1 के इक्वल रखनी है तो आयोटा की पावर कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। आयोटा की घात कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। हमारा पढ़ने का तरीका आप समझिए, हम बायलिंगुअल चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में लिखना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन को लिख पाएँ। तो मैं मोस्टली क्या होगा, मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हिंदी बैकग्राउंड के हैं। और इसमें आप ये भी चीज़ समझिए, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम को समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस को हिंदी में लिखूंगा, जहाँ तक पॉसिबल होगा वो दोनों चीज़ें आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखी जाएंगी। लेकिन जब क्वेश्चन की बात होगी, जब क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा होगी, तो क्वेश्चन को हिंदी में लिखा जाएगा, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में बोलूँगा ज़रूर। पढ़ाने का तरीका बाइलिंगुअल रहेगा। इधर देखिए, हमने बात की थी इमेजिनरी नंबर की। वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, हमारे सिलेबस का पार्ट है रियल नंबर, और उसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन में पढ़ रहे होंगे। तो आपसे बोले सर रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर होता है वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। वे सभी संख्याएं, नंबर्स विच कैन शो इन नंबर लाइन। जरा आप देखिए, आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, यदि आप एकेडमिक पढ़े हैं, यदि क्या आप पढ़े ही हैं एकेडमिक, तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट तक, नेगेटिव इनफाइनाइट तक। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? आपने बिल्कुल इसे देखा होगा। इसे बोलते हैं नंबर लाइन, संख्या रेखा। सेम यही चीज़ है कि जितने भी नंबर्स आप संख्या रेखा पर देख सकते हैं वो सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं, आपके रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आप लिख लेंगे वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर देखा जा सकता है। वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर देखा जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर्स which can be so देखा जा सकता है, दिखाया जा सकता है, कैन बी शो इन नंबर लाइन। संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर देखा जा सकता है या दिखाया जा सकता है, वही संख्या कैसी होती है, आपके रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं आपकी होती हैं। चलिए, यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ, इमेजिनरी पार्ट अपने सिलेबस में है नहीं, तो इसको तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं रियल नंबर को लेकर, जिसको हमें बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से पढ़ना है। माय डियर, एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमारे जो पढ़ाने का तरीका रहेगा या पढ़ने का तरीका रहेगा वो बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह होने वाला है। तो आपको चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाई जाएंगी और जीरो से लेकर के हाई लेवल तक जाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग से लेवल को बना के आए, तो जिन बच्चों के, जिन स्टूडेंट्स के बेसिक क्लियर नहीं है उनको प्रॉब्लम हो, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो ये सभी के लिए, पढ़ने वालों के लिए भी और जिन्होंने स्टार्टिंग की है उनके लिए भी है। तो चीज़ें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होंगी, सिस्टमेटिक सारी चीज़ें चलती जाएंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, हमें थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करना है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यदि यहाँ से बात की जाए आपसे, माय डियर, जैसे कि हमारी बात हुई थी
हमारे सिलेबस का पार्ट है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, और इसे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, क्या होती हैं? अभी मैंने आपको बताया था वे सभी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन, संख्या रेखा पर देखा जा सकता है, अप टू पॉजिटिव तक, -1, -2 अप टू नेगेटिव तक। ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं? आपकी रियल नंबर, वास्तविक संख्या होती है। तो आप ये समझे ज़रा चीज़ों को, ये बहुत सारी संख्या होंगी भाई। यहाँ पे जीरो है, जीरो के राइट हैंड साइड में कितनी वैल्यू होंगी? सब पॉजिटिव वैल्यू होंगी और अनगिनत संख्या होंगी, इनफाइनाइट नंबर होंगे जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, लगातार आती जाएंगी संख्या। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगी? नेगेटिव वैल्यू होंगी, जो भी अप टू इनफाइनाइट तक होंगी, उनका भी कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ से इतनी सारी संख्याओं को किसी न किसी तरीके से क्लासीफाइड किया गया होगा। ज़रा समझिए, यदि आपको थोड़ा सा याद आ रहा है, यदि मैं आपसे पूछूं 1 और 2 के बीच में कितना नंबर होगा, तो आपने ऐसा भी 1.2 कहाँ पे आएगा? आप बोलो सर 1 और 2 के बीच में आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ 3.2 कहाँ पे आएगा, या 3/2 कहाँ पे आना है? सर इसके नीचे आएगा। तो यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे थे जो अपने आप में कंप्लीट थे, जिन्हें शो किया जा रहा। कुछ नंबर ऐसे थे जो इनकम्प्लीट थे, आधे अधूरे, यानी जिनकी वैल्यू पॉइंट में आ रही थी। तो यहाँ पे पहला बेस बनाया गया रियल नंबर को क्लासीफाइड करने का, और वो क्या था ज़रा आप समझिए। उसमें क्लासीफाइड बेस था आपका, जो नंबर कंप्लीट थे उन्हें बोल दिया गया इंटीजर, और जो नंबर अपने आप में इनकम्प्लीट थे उन्हें बोल दिया गया डेसिमल, यानी कि जो संख्याएं आपकी पॉइंट में आ रही थी उन्हें क्या बोल दिया गया? दशमलव संख्याएं। तो आप बोलोगे यहाँ पे जब क्लासीफाइड किया गया तो पहले चीज़ को किसमें रखा? इंटीजर। इंटीजर जिन्हें क्या बोला गया? पूर्णांक। और दूसरा जो क्लासिफाइड किया गया चीज़ों को, दूसरा था आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं। इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं। जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, इंटीजर पूर्णांक, यानी कि वे सभी संख्याएं जो अपने आप में कंप्लीट हैं उन्हें पूर्णांक के अंदर रख दिया गया, और जो संख्या डेसिमल, दशमलव, यानी कि जो संख्या पॉइंट डेसिमल में आ रही थी उसे किस में रख दिया गया? दशमलव संख्या में रख दिया गया। तो आप यहाँ से लिख लेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई? वे सभी संख्याएं जो स्वयं में पूर्ण है, नंबर्स which is complete itself। ठीक है, ये क्या होगा? जस्ट इसका सर अपोजिट हो जाएगा। वे सभी संख्याएं जो अपने आप में अपूर्ण यानी कि डेसिमल होंगी, वे सभी संख्याएं जो स्वयं में अपूर्ण हो, नंबर्स which is incomplete itself। समझिए जरा चीज़ें, हमने लिखा क्या है? वे सभी संख्या जो अपने आप में कंप्लीट थी उन्हें बोल दिया गया इंटीजर पूर्णांक, और वे सभी नंबर्स, वे सभी संख्याएं जो अपने आप में इनकम्प्लीट थी उन्हें क्या बोल दिया गया? डेसिमल। जैसे आपसे एग्जांपल समझे, मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें, मैं आपसे 1 और 1.5 लिखा हुआ है, आप मुझे बताएं इनमें से कौन सी वैल्यू कंप्लीट है, कौन सी इनकम्प्लीट है? सर ये कंप्लीट वैल्यू और ये क्या है? इनकम्प्लीट वैल्यू। तो जो इनकम्प्लीट वैल्यू, कहने का मतलब ये है कि जो डेसिमल में थी उसे डेसिमल नंबर्स को एक साइड क्लासीफाइड कर दिया गया, एक साइड कर दिया गया, और जो कंप्लीट नंबर थे यानी विदाउट डेसिमल संख्या थी उन्हें एक साइड कर दिया गया, और जो विदाउट डेसिमल संख्या थी उन्हें पूर्णांक बोल दिया गया। तो यदि आपसे पूछे यहाँ से कि 1 2 3, मैं नंबर्स लाइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से
1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक जितने भी पॉजिटिव नंबर। क्या यहाँ से मुझे बताया -1 -2 -3 -4 अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट तक। क्या ये सभी चीज़ें अब ये वैल्यू अपने आप में कंप्लीट है? तो यहाँ से जो पॉजिटिव वैल्यू कंप्लीट थी उन्हें ही बोल दिया गया पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, जो नेगेटिव की वैल्यू थी उन्हें बोल दिया गया नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। और यदि यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है यदि मैं आपसे पूछूं जीरो, क्या जीरो कंप्लीट है सर डेसिमल? बस यही तो है, बेस है, जो पॉइंट में है वो दशमलव है, जो पॉइंट में नहीं है वो इंटीजर है। तो जीरो भी आपका एक इंटीजर और ये कैसा है आपका एक न्यूट्रल इंटीजर। जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। बहुत पॉइंट होते हैं जीरो के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, आगे इसके बारे में डिटेल में बात भी करेंगे। जीरो ओनली एक ऐसा नंबर है, जीरो ओनली एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर से डिवाइड होता है। जीरो ओनली एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर से डिवाइड होता है। और यहाँ पे आपका वन ओनली एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को, प्रत्येक संख्याओं को डिवाइड करता है। तो इन पे कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चन होते हैं जो कई बार आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं लैंग्वेज बेस्ड, तो इन पे बहुत डिटेल में हम आगे बात कर रहे होंगे। फिलहाल आप आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से इंटीजर के बारे में हम बात कर चुके हैं। इंटीजर वे सभी संख्याएं जो स्वयं में पूर्ण होती हैं। नंबर्स विच इज कंप्लीट इटसेल्फ आर कॉल्ड इंटीजर, पूर्णांक कहलाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और आपका न्यूट्रल इंटीजर यानी कि उदासीन पूर्णांक जो ना तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता है। आपसे बात करें यहाँ पे डेसिमल के लिए, सर यहाँ से जैसे एग्जाम्पल लिखा 2.5, ये कैसा नंबर है? एक डेसिमल संख्या है। ये कैसी नंबर है? एक डेसिमल संख्या है, ठीक है। अच्छा फिलहाल आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत होगी। तो आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, वरना यहाँ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इधर, अभी हमने बात की थी डेसिमल के बारे में। तो डेसिमल क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे मैंने 10 की जगह 11 लिख लेते हैं। 11 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो क्या 5 टाइम जाएगा? 2 5 10 1। जब 1 कैरी आता है, यहाँ पे कुछ ऊपर से कैरी लेने को नहीं, तो हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से 0 आया और 2 5 कितना हो गया? 10। क्या एक कंप्लीट डिवाइड हो गया? क्या एक डेसिमल नंबर है? सर बिल्कुल है। लेकिन यहाँ से एक एग्जांपल मैं आपसे बात करूँ, 2 को डिवाइड दे रहे हैं हम 10 से, 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम 10 को, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड हम 10 को करते हैं, क्या 3 टाइम जाएगा? 9, 1 आया, हमने डेसिमल लगाया, क्या वहाँ वापस से एक 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा? क्या 3 टाइम जाएगा? फिर से 9, फिर से यहाँ से 1 कैरी, फिर से 0 आएगा, क्या फिर से 3 टाइम? क्या ये कंटिन्यू चलता जाएगा? तो यहाँ से सर बना के समझ में क्या आ रहा है? कुछ डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं जो डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, कभी भी डिवाइड नहीं होते, लगातार चलते जाते हैं। तो इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। डेसिमल नंबर में मेनली 2 कैटेगरी होती हैं। पहला क्या होता है आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिन्हें बोला जाता है हिंदी में शांत दशमलव संख्याएं। और दूसरा क्या बोला गया था? दूसरा नंबर था जो ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट डिवाइड डेसिमल के बाद नहीं होते, उन्हें बोल दिया गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसे अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं, इसमें भी थोड़ा सा आप समझिएगा। अशांत में एक टाइप ये होता है कि यहाँ पे आपने जैसे इसको डिवाइड किया था, 3 से आपने 10 को डिवाइड किया तो 0.33 आ रहा,
इसको थोड़ा आप और अच्छे से देखिएगा। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर होते हैं, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा दशमलव संख्या है जो अपने आप को डिवाइड नहीं करती। एक एग्जांपल देखिए जरा इधर, जैसे मैंने 22 को डिवाइड किया 7 के लिए, फॉर एन एग्जांपल देख लेते हैं हम। 7 3 जा 21, 1 कैरी हुआ, इधर से पॉइंट लगाएंगे 0, क्या 1 टाइम जाएगा 7, कितना बचा है 3, फिर से 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ, कितने टाइम जाएगा 4 टाइम 28, कितना 2 रिमाइंडर बचेगा यहाँ से, फिर से 0 आएगा, कितने टाइम गया 2 टाइम 14, फिर से 6 बचेगा, 0 आ जाएगा, क्या 8 टाइम जाएगा 56, फिर से 4 बचेगा, क्या नंबर लगातार चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि कुछ सर नंबर डेसिमल ऐसे होते हैं जो अपने आप को कंप्लीट डिवाइड नहीं करते, उन्हें बोल दिया गया आसान दशमलव संख्या है, लेकिन उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने अंकों को रिपीटेशन स्टार्ट कर देते हैं, दोहराना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने अंकों को रिपीट भी नहीं करते। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 22/7 एक रिपीटेशन नंबर है, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ से आप बात करिए, जो डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं तो 2 कैटेगरी यहाँ से भी डिवाइड होते हैं सर। तो यहाँ से इसको 2 तरीके से डिवाइड कर दिया गया। ए बोला जाता है कि ऐसी सभी संख्याएं जो दशमलव के बाद अपने अंकों को रिपीटेशन में स्टार्ट कर देते हैं, तो इनको बोला गया रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर पुनरावर्ती संख्या, पुनरावर्ती संख्या। दूसरी ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद अब डिवाइड तो होंगी नहीं लेकिन अपने आप को रिपीट भी नहीं करती, तो उन्हें नॉन रिकरिंग नंबर बोल दिया गया। नॉन रिकरिंग नंबर यानी कि अनावर्ती संख्याएं, अनावर्ती संख्याएं। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग सर 2 टाइप के हो जाते हैं। एक तो वे संख्याएं जो अपने आप को रिपीट करती हैं जिन्हें बोल दिया गया रिकरिंग नंबर, पुनरावर्ती संख्या, और जो अपने आप को रिपीट नहीं करती उन्हें बोल दिया गया नॉन रिकरिंग नंबर यानी कि अनावर्ती संख्याएं। चलिए यहाँ से हम एक छोटे से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने स्टार्ट होते, जैसे 22/7 पाई। यदि मैं इसकी बात करूँ तो आप इनको कहाँ पे रखना चाहेंगे? तो जैसा कि मैं आपको बता के आया था 22/7 इसकी एग्जैक्टली वैल्यू होती है यहाँ से 7, इसके बाद के ऊपर बाहर आता है, यानी कि ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देती है आफ्टर 6 डिजिट। तो यहाँ से यदि अपने आप को ये रिपीट करेगी तो 22/7 आपका एक कैसा नंबर हो गया सर? वो अशांत दशमलव के साथ साथ एक पुनरावृत्ति संख्या। अशांत दशमलव के साथ साथ क्या है? पुनरावृत्ति संख्या है। तो इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल 22/7 हो गया, जिसकी वैल्यू क्या होती है 42, 8, 57 के ऊपर बार, और यहाँ से कितने टाइम जाता है 3.142857 के ऊपर बार। यहाँ से ऐसा एग्जाम्पल है 0.3333, यानी इसको हम क्या लेते हैं 0.3 के ऊपर बार। आगे डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे हम इसके ऊपर बार क्यों लिखते हैं। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका रिकरिंग पुनरावर्ती संख्या। अनावर्ती संख्या के बारे में आपसे बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा 2.34267213 अप टू, नंबर्स लगातार क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। डेसिमल सर 2 टाइप के होते हैं मेनली, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव संख्या है जो दशमलव संख्याएं दशमलव के बाद पॉइंट के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाती हूँ, उन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोला जाता है। दूसरा टाइप होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, आसान दशमलव संख्याएं, ऐसी दशमलव संख्याएं जो दशमलव लगने के बाद भी कभी भी कंप्लीट डिवाइड ना हो, लगातार चलती जाएंगी। सर उसमें 2 टाइप बन जाते हैं। कैसे? एक तो वे संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं, तो जो अपने आप की आवर्ती दोहराती हैं उन्हें हमने पुनरावर्ती संख्या रिकरिंग नंबर बोल दिया है। और जो अपने आप को रिपीट नहीं करती उन्हें क्या बोल दिया? नॉन रिकरिंग नंबर यानी कि अनावर्ती संख्या है। ठीक है, चलिए इसे आप कॉपी करिए, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए जरा इधर बच्चे, जैसे यदि आप हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था, शायद 1.5 था इधर।
हमने यहाँ पे जो रियल नंबर को, इन संख्याओं को पार्टीशन किया था, इनका क्लासिफिकेशन किया था सर दो टाइप से किया था। ऑन द बेस, हमारा पहला बेस क्या था कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जो कंप्लीट थे उन्हें इंटीजर, जो इनकम्प्लीट थे उन्हें डेसिमल बोला गया। एक इन संख्याओं को हमने इस तरीके से और देखा जब डिवाइड करने की, जब इसको क्लासिफिकेशन किया जा रहा था, कि कुछ संख्या ऐसी थी जिन्हें हम अपोन यानी कि फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो ऐसी संख्या है जिन्हें हम भिन्न में बना सकते हैं, फ्रैक्शन में बना सकते हैं, तो उस बेसिस पे भी इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। कुछ संख्या ऐसी थी जिन्हें फ्रैक्शन बनाया जा सकता था और कुछ संख्या ऐसी थी जिन्हें फ्रैक्शन बनाया नहीं जा सकता, तो उनको नाम दे दिया गया। आपको अब समझ में आएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, यहाँ पर पहला पॉइंट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। दूसरा हमारा पॉइंट था इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या समझिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, कुछ जब नंबर्स को क्लासिफिकेशन किया गया, पार्टीशन किया गया, तो यहाँ से बेस हमारा क्या था कि कुछ संख्या ऐसी थी जिन्हें हम फ्रैक्शन बना सकते थे, जिनको हम भिन्न बना सकते थे। कहने का मतलब आप समझ लें प्रैक्टिकली, जिनको हम बटे में लिख पाएँ, अंश बटे डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख सकें। तो ऐसी संख्या जिन्हें फ्रैक्शन बना सकते हैं तो उनको बोला गया परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न नहीं बना सकते, फ्रैक्शन नहीं बना सकते, उन्हें बोला गया अपरिमेय संख्याएं। तो इसको यदि आपको समझना है तो आप छोटी सी ये लिख लेते हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसी सभी संख्या जिन्हें p बाई क्यू अंश बटे हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की इस पोजीशन में रखा जा सके, और जहां पर क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब होता है इक्वल को लिख के हम क्रॉस कर देते हैं, यानी कि वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ये इसका अपोजिट सर, जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके। और यदि लिखा जा सके तो p बाई क्यू की फॉर्म में यदि लिखा जा रहा है तो वहाँ q की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर। क्योंकि यदि q की वैल्यू जीरो होगी, यदि आपका डिनोमिनेटर आपका हर जीरो है, तो संख्या कैसे होती है, अनडिफाइंड संख्या हो जाएगी। इसके बारे में आगे बात करें, मैंने आपको बताया था जीरो और एक को लेकर कुछ स्पेसिफाई क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं डिटेल में लिखवाऊंगा जीरो और एक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आप जरा इसको समझिए। मैंने बताया था कि संख्याओं को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शन। जिसको भिन्न बना सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या बोल दिया गया। और जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें क्या बोल दिया गया, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब जरा पढ़िए, थोड़ा सा याद करने की कोशिश की। अभी हमें रिसेंटली पीछे क्या पढ़ा है, पूर्णांक और डेसिमल। पूर्णांक और डेसिमल हम पढ़ के आए। तो यदि मैं यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को लिखना चाहूँ बहुत अच्छे से, मैं आपको एग्जांपल 1 2 3 कोई नंबर्स में नहीं लिखवाऊंगा। यदि आप इनको समझ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। कैसा भी एग्जांपल आपसे पूछ ले आपको वो आराम से कर पाएंगे। तो जो पीछे चीज़ें हम पढ़ के आए मैं उसको एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे एक संख्या हमने लिखा था पूर्णांक इंटीजर, मैं हिंदी में लिखूँगा और इंग्लिश में बोलता रहूँगा। पूर्णांक हम पढ़ के आए थे। दूसरा पॉइंट था हमारा दशमलव। दशमलव में भी पहला पॉइंट क्या था, शांत दशमलव। शांत दशमलव संख्या, इसके पीछे भी संख्याएं लिख देते हैं, पूर्णांक संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, अशांत प्लस पुनरावृत्ति संख्या। पुनरावृत्ति संख्याएं समझ रहे हैं आप। अशांत तो होगी यानी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी, लेकिन वो दशमलव के बाद अपने अंकों को रिपीटेशन स्टार्ट कर देती है। अभी लास्ट हमने किया है तो अशांत प्लस पुनरावृत्ति संख्याएं। चौथा पॉइंट क्या था आपका, अशांत प्लस अनावृत्ति संख्या। अनावृत्ति संख्या, जरा समझिए चीज़ों को। मैं आपसे पूछूं पूर्णांक क्या होता है, जरा याद कीजिए। सर पूर्णांक होते हैं आपका 1 2 3 -1 -2 -3 और 0। तो आपसे पूछे क्या आप 1 2 3 जो ये पॉजिटिव नंबर है क्या इसको आप फ्रैक्शन में बना सकते हैं, आपका जवाब है सर बिल्कुल। यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, क्या 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं क्या इसकी वैल्यू अभी भी 1 है, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो क्या इसको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाएँ, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर हर है आपका क्यू, उसकी वैल्यू भी 0 नहीं है 1 है। तो क्या 2k अपॉन में 1 लिख सकते हैं आप।
क्या आप 3 के अपोन में 1 लिख सकते हैं? कहने का मतलब यदि क्या -1 के अपोन में 1 लिख सकते हैं? क्या -4 के अपोन में 1 लिख सकते हैं आप? देखिए माय डियर, जैसा कि अभी हम पीछे पढ़ के आए लास्ट में, जैसा कि अभी हम पढ़ के आए थे 4 पॉइंट, यहाँ से परिमेय और अपरिमेय में अभी डिवाइड करना आपको बताता हूँ। अभी हम 4 पॉइंट, अभी जो हमने क्लासिफिकेशन किया था रियल नंबर का, हमारा पॉइंट था, बेस था हमारा कि जो नंबर कंप्लीट थे उन्हें इंटीजर बोल दिया गया और जो इनकम्प्लीट थे उन्हें डेसिमल बोल दिया गया। वहाँ से हमारे पास 4 पॉइंट आए थे। पहला था इंटीजर, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक और जीरो। आपका दूसरा पॉइंट था शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तीसरा था नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग नंबर, अशांत के साथ साथ पुनरावृत्ति संख्या, ऐसी संख्या जो अपने आप को रिपीट करती है दशमलव के बाद। लास्ट पॉइंट था हमारा 4 था नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, अशांत के साथ साथ अनावर्ती संख्या, ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद डिवाइड भी नहीं होती और अपने आप को रिपीट भी नहीं करती। तो मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, आपसे पूछता हूँ इंटीजर पूर्णांक के बारे में। तो आपसे यदि ये जानना चाहे कि पूर्णांक होता क्या, आपको फटाक से माइंड में आ धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4, ऋणात्मक -1, -1, -2, -3। आपसे पूछे प्लस क्या होता है, 0। मुझे बताएं क्या आप यहाँ से किसी भी संख्या को फ्रैक्शन में बना सकते हैं? वही है हमारा, यदि हम किसी भी संख्या को फ्रैक्शन बना पाए तो हमारा रेशनल नंबर परिमेय संख्या होगा, और यदि हम फ्रैक्शन नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर रहेगा। मुझे बताएं क्या यहाँ से आप किसी को भी 2 को उठाए, क्या 2/1 लिख सकते हैं इसको? सर इसकी वैल्यू अभी भी 2 है और इसके नीचे हमें 1 लिख दिया, क्या इसको हम फ्रैक्शन भिन्न बना पाए? बिल्कुल। क्या आप 4 के अपोन में 1 लिख सकते हैं? क्या आप -3 के अपोन में 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्या आप -2 के अपोन में 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, वैल्यू भी -2 रहेगी। क्या आप 0 के अपोन में 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। अभी मैं आपको बता गया था कि यहाँ से एक ओनली ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकता है, और 0 एक ओनली ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं से डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जितने भी इंटीजर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, चाहे वो 0 है, आप सबको फ्रैक्शन बना सकते हैं और सबकी फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो यदि मैं इसका एग्जाम्पल आपको लिखना चाहूँ तो उसका पहला ही एग्जाम्पल क्या होगा, इंटीजर। आप बोलोगे जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी पूर्णांक संख्या होती हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या होती है। इसका दूसरा पॉइंट हमारा था शांत दशमलव संख्याएं। दूसरा पॉइंट था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव संख्याएं। मैं आपसे जानता हूँ शांत दशमलव संख्या होती क्या है सर? इसका एग्जांपल क्या होगा, 2.5 यदि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 2.5 लिखा हुआ है, क्या इसे आप फ्रैक्शन बना सकते हैं? आपका जवाब होना चाहिए सर बिल्कुल यस। कैसे सर? पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने क्या लगा देंगे, 0। यहाँ पे लिखा हुआ 1 to 5 लिखा हुआ, क्या इसको आप फ्रैक्शन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर। 1 लगाएंगे और 2 डिजिट हैं, 2 क्या लगा देंगे, 0। क्या आप इसको फ्रैक्शन बना पा रहे हैं? बिल्कुल बना पा रहे हैं। और नीचे वाले डिनोमिनेटर यानी कि हर की वैल्यू 0 भी नहीं है। तो यहाँ से आप बोलोगे जितने भी शांत दशमलव संख्याएं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो भी एक एग्जाम्पल होते हैं किसका, परिमेय संख्या का। तो यहाँ से आप रख देंगे इसके अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी कि शांत दशमलव संख्याएं। जितनी भी आपकी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो आपका एग्जाम्पल होती है किसका, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, आपको याद आ रहा होगा कि अशांत प्लस, अशांत में से 2 टाइप बन जाते हैं, जो अपने आप को रिपीट करती हैं उन्हें पुनरावृत्ति बोल दिया जाता है, जो अपने आप को रिपीट नहीं करती उन्हें अनावृत्ति संख्या बोल जाता है, यानी कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो अशांत प्लस पुनरावृत्ति संख्याओं के लिए हम पहले बात कर लेते हैं। पुनरावृत्ति संख्या, तो आप बोलेंगे अशांत प्लस पुनरावृत्ति संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल याद रखें आप, ये सर बार बार 3 का रिपीटेशन होगा। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? यदि आपको नहीं पता तो आप समझ लें इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जाता है, जब मैं आपको फ्रैक्शन कराऊंगा इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसको ऐसा लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। और यहाँ से इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स पर बार लगा हुआ है, इसे बार बोलते हैं, जितने भी डिजिट पर बार लगा हुआ है, जितने अंकों बार है उतने ही हम नीचे क्या लिख देते हैं, नो।
क्या है इसको हम 3/9, 3/9 का मतलब यही है कि 0.33333, इसका मतलब यही होता है। तो आप बोलेंगे यहाँ से 3/9 लिख पाए, क्या इसको हमने फ्रैक्शन बना दिया है? बिल्कुल बना दिया है। और नीचे वाले हर की वैल्यू 0 भी नहीं है। दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई है यहाँ से, p/q की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, q की वैल्यू 0 भी नहीं है। तो आप बोलोगे जितने भी हमारी अशांत दशमलव संख्याएँ होती हैं जो अपने आप को रिपीट करती हैं, पुनरावृत्ति संख्याएँ होती हैं, वो एक एग्जाम्पल होती है किसका? रेशनल नंबर का। तो यहाँ से आप लिख दें तीसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग नंबर, प्लस रिकरिंग नंबर, अशांत संख्याएं, अशांत प्लस पुनरावृत्ति संख्याएं। ये सभी क्या होंगे? आपकी परिमेय संख्याएं। सभी क्या होंगे? आपकी परिमेय संख्याएं। सर इसमें एक पॉइंट रह जाता है, अब क्या है आपको याद आना चाहिए, अभी हम रिसेंटली करके हैं सर। इसमें एक पॉइंट रहता है नंबर 4, अशांत प्लस अनावृत्ति संख्याएं। अनावृत्ति संख्याएं जिसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग नंबर्स। आप बोलोगे ये क्या होता है? ये सर अभी हमने रिसेंटली किया है, ये वे संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद कंप्लीट डिवाइड भी नहीं होती हैं और अपने आप को रिपीट भी नहीं करती हैं। तो सर यदि किसी संख्या को हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो ये एक तो एग्जांपल ये है सर, ये 2.5 लिखा हुआ, ये कंप्लीट डिवाइड हो गई है, तो इसको आप अपोन में कैसे लिखते हैं? सर इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। क्या ऐसे आप फ्रैक्शन बना पाए? नीचे वाले की वैल्यू 0 भी नहीं है, परिमेय संख्या शांत दशमलव, यही तो होता है। आप बोलेंगे यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग का एग्जांपल क्या था? सर बार लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ तो इसे लिखते हैं 0.12 के ऊपर बार, और यहाँ से जितने अंकों के ऊपर बार होता है उसे हम लिखते हैं 12/99। जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतने नीचे क्या रहते हैं? 9। तो क्या हम इसे भी फ्रैक्शन में बना पाए? सर बिल्कुल, यही एग्जांपल था हमारा अशांत प्लस पुनरावृत्ति संख्या। इसका मैं एग्जांपल आपसे लेता हूँ। इसे क्या होता है सर, जैसे 1.2 3 4 1 2 6 7 8 1 4 ऐसे जा रहा है लगातार। ना ही तो हमें इसमें ये पता है कि डेसिमल के बाद कितने अंक होंगे, वरना हम डेसिमल के नीचे पॉइंट लगाते और जितने अंक पीछे आ रहे होते उतने 0 लगा देते, जो हमने शांत दशमलव में किया था। तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि ये तो लगातार चलता जाएगा, इसका कोई भी अंत नहीं है, तो हम 1 के बाद 0 भी नहीं लगा सकते। दूसरा पॉइंट सर, यहाँ से हम यदि रिपीटेशन होता है तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो क्या यहाँ पे बार लगा जा सकता है? नहीं, यहाँ पे बार भी नहीं लगा सकता। तो ना तो यहाँ पे 1 के आगे 0 आ सकती है अपोन में, ना ही यहाँ पे 9 आ सकता है नीचे। तो आप दोनों कंडीशन फिल जाती है, तो इसे आप फ्रैक्शन में नहीं बना सकते। तो यदि आप इसे फ्रैक्शन में नहीं बना सकते तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ से आप अच्छे से याद रखेंगे कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें फ्रैक्शन बनाया जा सकता है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जितने भी आपके इंटीजर होंगे, पूर्णांक, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग नंबर, अशांत प्लस पुनरावृत्ति संख्याएं, ये सभी के सभी क्या होते हैं? एक रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होती है। और आप बोलेंगे यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग नंबर, जिन्हें आप ना तो उसके नीचे 1 लिख के 0 लिख सकते हैं, ना ही उसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं। कहने का मतलब उसे आप फ्रैक्शन में नहीं बना सकते। यदि फ्रैक्शन में नहीं बनेगा तो किसका एग्जाम्पल होगा? एक अपरिमेय संख्या का, एक इरेशनल नंबर का होगा। यहाँ से एग्जाम्पल आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो बनने स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 22/7, वही पाई, √3, √25, √49। मैं आपसे पूछूं सबसे पहले इन दोनों के बारे में, क्या पाई 22/7 और पाई एक ही संख्या, एक ही है? नहीं, पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता, अप्रोक्स माना जाता है। पाई का मान लाखों डिजिट तक निकाला जा चुका है अभी तक, और उसने अपने आप को ना तो वो कंप्लीट डिवाइड हुआ है और ना ही उसने अपने आप को रिपीट किया है। तो आप बोलोगे ना तो वो कंप्लीट डिवाइड हुआ है, ना ही उसने आपको रिपीट किया है, तो क्या यही पैटर्न चल रहा होगा? तो यहाँ से आप बोलोगे पाई एक ऐसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई की संख्या है परिमेय, क्योंकि वो दशमलव के बाद ना तो कंप्लीट डिवाइड होती है, ना ही
वो अपने आप को रिपीट कर रही होती है अपने अंकों को। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, पाई। पाई एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। मैं आपको इसमें भी लिखा चुका था। आपसे पूछे 22/7 सर, ये तो ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि जो 22/7 है, 22/7 है, वो एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। आपसे बात करें √25 के बारे में, तो आप बोलोगे सर √25 का जो एग्जैक्टली मतलब होता है वो क्या होता है, 5। आप बोलेंगे लेकिन 5 क्या है, एक इंटीजर पूर्णांक है, और सारे के सारे पूर्णांक क्या होते हैं, एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होते हैं, पूर्ण वर्गमूल संख्याएं होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, एक इंटीजर पूर्णांक, और सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या, इंटीजर नंबर। ठीक है, यहाँ से आप बोलोगे ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। √3 की बात करें तो जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होते हैं, वो पूर्ण वर्गमूल संख्याएं नहीं होती, वो किसका एग्जाम्पल होते हैं, आपका अपरिमेय संख्या का। किसका एग्जाम्पल होते हैं, आपका एक अपरिमेय संख्या का। चलिए क्लास, अभी थोड़ा सा हमें टेक्निकल इशू है, तो वीडियो थोड़ा हम शॉर्ट में ही डाल सकते हैं। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती है, तो आप कुछ दिन थोड़ा सा मैनेज करिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए हमारे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होती है जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आपको समझ में आ रहा होगा, हमारे पढ़ने का तरीका बिल्कुल सिस्टमेटिक रहने वाला है। कौन सी चीज़ें कहाँ से निकल के आई हम उसी पर बात कर रहे हैं, और आपको कल की क्लास से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपको नंबर सिस्टम का मतलब ज़्यादा है सम विषम और भाज्य अभाज्य से आता है समझ में, तो कल आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो कहाँ से मेन चीज़ का है, कहाँ से चीज़ें क्लासिफिकेशन होती आ रही हैं, उसी चीज़ के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और आपको अच्छी चीज़ समझ में कल और परसों की क्लास में पूरा अच्छे समझ में आएगा कि सिस्टमैटिक नंबर सिस्टम को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। चलिए, आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।